हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। डीएलएड के सेकंड कोर्स यानी 502 कोर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं आज से, क्योंकि 502 में जो फर्स्ट ब्लॉक है वो हमने कंप्लीट कर लिया, उसमें 4 यूनिट थी। अब ब्लॉक सेकंड की बारी आती है जिसमें ये मैनेजमेंट की बात कर रही हैं। अब इसी में पर्टिकुलरली लर्निंग एंड टीचिंग की जो प्रोसेस है उसके अंदर अलग अलग लेवल की मैनेजमेंट की बात होगी। जैसे आज की यूनिट में मैनेजमेंट ऑफ क्लासरूम प्रोसेस की बात हो रही है, नेक्स्ट यूनिट में मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग एड्स की बात आ जाएगी या टीचिंग लर्निंग मटेरियल की बात आ जाएगी। ठीक है, रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करना चाहिए। सो ओवरऑल वही फैक्चुअल चीज, इसमें कुछ है नहीं, सारा का सारा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए और आपके दिल को तसल्ली मिल जाए कि हाँ, ये वाली यूनिट जो है वो हो चुकी है। ओके, तो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। तो फ्री में इतना तो बनता है कि आप जो है सब्सक्राइब कर दें। ओके, चलिए जी। तो सबसे पहले जब भी क्लासरूम की मैनेजमेंट की बात आती है तो क्लासरूम में सबसे पहले उसका एनवायरमेंट आएगा ना। सो हमें एक लर्नर फ्रेंडली एनवायरमेंट जो है वो क्रिएट करना है। ठीक है, तो क्लासरूम एनवायरमेंट इस तरीके का होना चाहिए कि वो बहुत कंफर्टेबल हो बच्चों के लिए, मजे आए उनको पढ़ने में, वो एनकरेज रहे, इंट्रिंसिक मोटिवेशन आए कि वो पढ़ें आके। ठीक है, तो 3 पॉसिबल कैटेगरीज होती हैं जी क्लासरूम की जब हम क्लासरूम मैनेजमेंट की बात करते हैं। एक डिसफंक्शनल क्लासरूम एनवायरमेंट, एक एडिक्वेट एनवायरमेंट और एक ऑर्डरली एनवायरमेंट। ओके, सो फर्स्ट है डिसफंक्शनल क्लासरूम एनवायरमेंट। ये बहुत केओटिक होते हैं क्योंकि वो हो गया ना, डिसफंक्शनल है, सही से फंक्शन नहीं हो रहा है। टीचर ही सारा का सारा कंट्रोल लेके बैठा हुआ है और बच्चों को चुप कराने की कोशिश कर रहा है। लर्निंग जो है वो अपने ढंग से नहीं हो रही है। ठीक है, इन रियल टर्म्स क्लास इज नॉट एट ऑल फंक्शनिंग, तो वो फंक्शनिंग नहीं हो रही है। इस तरीके का माहौल जो है वो क्लास में है। एडिक्वेट क्लासरूम जिसमें प्रॉपर बेसिक लेवल ऑफ ऑर्डर है, बट टीचर फिर भी स्ट्रगल कर रहा है चीजों को मेंटेन करने के लिए। सो कुछ ना कुछ लर्निंग जो है वो यहाँ पे हो रही है कुछ कुछ सिचुएशंस में, बट अभी भी बहुत मतलब बहुत ज्यादा ऑर्डर्ड वे में हम नहीं आए हैं। सो एडिक्वेट है, प्रॉपर है, जैसे ऑप्टिमम एडिक्वेट ये वर्ड होते हैं ना कि बेसिक लेवल ऑफ ऑर्डर जो है वो इसमें है। देन है ऑर्डरली क्लासरूम एनवायरमेंट। इसमें 2 चीजें होती हैं, एक रेस्ट्रिक्टिव हो सकता है, एक एनेबलिंग हो सकता है। तो जो ऑर्डरली होगा और रेस्ट्रिक्टिव लर्निंग एनवायरमेंट होगा वो थोड़ा सा टाइट एनवायरमेंट होगा कि सब कुछ चीजें मतलब डिसिप्लिन में है, टीचर जो है वो एक हाई डिग्री ऑफ स्ट्रक्चर के साथ, टाइट रूटीन के साथ आ रहा है। ये सारी चीजें आज कवर करानी है तो वो लेक्चर जो है उसमें सारी की सारी वो चीजें कवर हो रही हैं जो रूटीन उन्होंने सेटअप किया था। और कुछ एक इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज भी टीचर इसमें इस्तेमाल करते हैं। इस केस में जो मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर है वो बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन जो है आपको यहां देखने को मिलेगा। ऑर्डरली की अगर बात करें तो एनेबलिंग लर्निंग एनवायरमेंट आर फाउंड इन स्मूथली रनिंग क्लासरूम्स जो मैनिफेस्ट करते हैं, दैट मैनिफेस्ट अ कंपैरेटिव लूजर बट नॉट लूज कैरेक्टर स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर मतलब कंपैरेटिवली स्ट्रक्चर आपको लूज मिलेगा बट स्मूथली एनवायरमेंट आपको मिलेगा, स्मूथली रन कर रहे हैं ये स्कूल्स। ओके, इन दीज क्लासरूम्स टीचर जो है वो एक वाइड रेंज ऑफ रूटीन के साथ, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज के साथ आ रहे हैं, बच्चों के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि किस तरीके का कंटेंट बनाया जाए। तो स्टूडेंट के ऊपर फोकस हो रहा है, इसलिए बेटर तरीके से ये सबसे बढ़िया जो है वो एनवायरमेंट निकल के आता है। ऑर्डरली एनेबलिंग लर्निंग एनवायरमेंट्स जो है वो यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। ओके, अब जब हम लर्निंग एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट के साथ साथ फिजिकल एनवायरनमेंट की भी बात आती है कि फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा हो, आसपास के सिचुएशन कैसी हो। क्योंकि अभी तक जो ऊपर बात की हमने माहौल की बात की, अब यहाँ फिजिकल एनवायरनमेंट की बात हो रही है। सो फिजिकल एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि एक घर से दूर भी आपको घर वाली फीलिंग आए, टीचर को भी स्टूडेंट को भी। तो एक अच्छे क्लासरूम की ये पहचान रहेगी कि होम अवे फ्रॉम होम, यानी आपको होम वाली फीलिंग आएगी, वहां आप सेफ फील करेंगे, सिक्योर्ड फील करेंगे, आप अट्रैक्टिव फील करेंगे कि आप जाना पसंद करें क्लास में। फंक्शनल होगा फुल्ली, बहुत बढ़िया तरीके से, कीपिंग इन माइंड द ग्रेड एज अप्रोप्रिएटनेस। सो बच्चों के हिसाब से, उनकी एक्टिविटीज के हिसाब से, उनकी ग्रेड कौन सी है, एज कितनी है, उस हिसाब से। जैसे आपने देखा होगा ना कि आजकल जो छोटे बच्चों के क्लासरूम्स होते हैं उनकी दीवारों पे कुछ ना कुछ बना होता है, कुछ इंटरेस्टिंग सा। ठीक है, चाहे वो कार्टून्स के वे में कुछ बात कही गई हो, तो वो एक बहुत अच्छा एनवायरमेंट अकॉर्डिंग टू देयर एज जो है वो फिजिकल एनवायरमेंट यहाँ होना चाहिए।
ठीक है। फिजिकल एनवायरनमेंट के दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है फिजिकल कंडीशंस और दूसरा होता है मटेरियल रिसोर्सेज। तो फिजिकल कंडीशंस तो जो मैंने अभी बताया कि आपके आसपास सिचुएशन कैसी है, बेंच कैसे अरेंज है, या फिर मान लो दीवार पे क्या बना हुआ है, कोई मॉडल रखा, वो चीजें। मटेरियल रिसोर्स मतलब मटेरियलिस्टिक वे में क्या क्या चीजें, कोई इक्विपमेंट रखा है, कोई मॉडल रखा है, वो मटेरियल रिसोर्सेज में शामिल हो जाएंगे। तो दो मेजर कंपोनेंट हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ एक ह्यूमन रिलेशनशिप जो है क्लासरूम में वो होना बहुत जरूरी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दो ही टाइप के रिलेशनशिप हमें दिखाई देंगे, एक टीचर का स्टूडेंट के साथ और एक स्टूडेंट का स्टूडेंट के साथ। ओके, तो ये दो रिलेशनशिप हमें नजर आएंगे और इन रिलेशनशिप में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट, कोऑपरेशन ये होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तभी जो है टीचर बहुत अच्छे से क्लासरूम की एक्टिविटीज को मेंटेन कर पाएगा कि बच्चे उसको समझें और वो भी बच्चों को समझें। देन एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए हमारे पास कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं कि कुछ काम करने चाहिए, कुछ नहीं करने चाहिए। तो जो करने चाहिए उनकी लिस्ट है कि आपको अंडरस्टैंडिंग और सेंसिटिव रहना है टू द इमोशन एंड एकेडमिक नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स की इमोशनल नीड्स के लिए भी आप अवेलेबल हो। कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे टीचर्स जो है आके बोलते भी हैं कि आपको कोई भी दिक्कत हो, चाहे पर्सनल लेवल पे कोई दिक्कत फील हो रही है, या बहुत सारे टीचर आजकल इतना ओपन होके ये भी बोलते हैं कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं उस दौरान अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, कोई इश्यू आ रहा है या पढ़ाई से रिलेटेड कोई इश्यू आ रहा है, तो आप आके हमसे आप बात कर सकते हैं। सो ऐसे वो ट्रस्ट डेवलप होता है बच्चे का भी टीचर के प्रति। तो वही चीज यहाँ पर है कि आप अंडरस्टैंडिंग होंगे, सेंसिटिव होंगे, सो बच्चों का ट्रस्ट जो है आप पे होगा और आप उनकी नीड्स को अगर समझेंगे, चाहे वो इमोशनल नीड है, एकेडमिक नीड है, सो बच्चे आपके पास आना पसंद करेंगे। यानी कि जो एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट की बात हम कर रहे हैं, सो वो सक्सेसफुल हो रहा है क्योंकि बच्चे आपके पास आ रहे हैं प्रॉब्लम सोल्व करवाने के लिए, ठीक है। बी ऑलवेज प्रोएक्टिव टू स्टूडेंट्स कॉज। तो जो स्टूडेंट के लिए मतलब क्या क्या कारण हो सकते हैं, उनके लिए क्या क्या चीजें अच्छी हो सकती हैं, उसके लिए आपको प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा, आपको पेशेंट रहना पड़ेगा कि आप में पेशेंस हो, सिंपैथेटिक। और सिंपैथेटिक के अलावा आजकल एक बहुत अच्छा वर्ड होता है एम्पैथेटिक, सो वो आपको फील करना पड़ेगा। वहां मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज जो है आपको बच्चों को देनी है क्या करने के लिए, उनकी स्कूल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट की वो कर पाए। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर पाए, वो अपॉर्चुनिटीज उनको मिलनी चाहिए और वो साथ में भी काम कर पाए। क्योंकि अगर वो साथ में काम करेंगे तो टीचर और स्टूडेंट का जो बॉन्ड है प्लस स्टूडेंट का जो बॉन्ड है वो और स्ट्रेंथन हो जाएगा। और जब और अच्छे से बॉन्ड बन पाएगा या एक दूसरे को आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, तो जो क्लासरूम का एनवायरनमेंट है वो ऑब्वियसली स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। यूज प्लेजेंट वर्ड्स विद फर्मनेस व्हाइल हैंडलिंग इनडिसिप्लिन एक्टिविटीज। तो कोई भी इनडिसिप्लिन एक्टिविटी अगर क्लास में हो रही है तो उसको हैंडल करते टाइम आपको सही शब्दों का चुनाव करना है। कई बार ये होता है कि टीचर रैंडमली कुछ भी बोल के डांट देते हैं या मतलब बच्चे को एम्बेरस कर देते हैं, तो वो चीजें ना हो, आपको शब्दों का चुनाव जो है वो बढ़िया तरीके से करना है। कोऑपरेशन कोलैबोरेशन जो है वो बच्चों के बीच एनकरेज करना है। एक हेल्थी इंटरेक्शन जो है वो बच्चों के बीच करवाना है हमें थ्रू ग्रुप एक्टिविटीज के थ्रू अगर हम चीजें उनसे करवाएंगे, सो एक टीम में काम करना भी उनको आएगा, प्लस लीडरशिप क्वालिटीज उनमें एनहेंस कर पाएंगे हम। इंश्योर होल हार्टेड एंगेजमेंट। तो जो भी एक्टिविटी हो रही है आप इंश्योर कीजिए कि बच्चे सारे मन से उस काम को कर रहे हैं। उसके लिए हम उनका इंटरेस्ट भी जान सकते हैं, उसी तरीके की एक्टिविटी जो है वो हम करवा सकते हैं। कंडक्ट वेरियस काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, को करिकुलर एक्टिविटीज, जहां पे हर एक स्टूडेंट को अपना टैलेंट दिखाने का प्लस अपनी एनर्जी को चैनलाइज करने का भी क्या है एक अच्छा स्कोप दिखे, ठीक है। तो बच्चों का क्या जो टैलेंट है, उनके अंदर जो इनर पोटेंशियल है वो कैसे बाहर निकल के आएगा, वो आपके प्रोजेक्ट्स के ऊपर, आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज के ऊपर निर्भर करता है। तो वो को करिकुलर एक्टिविटीज आपको बढ़िया करवानी है, ठीक है। इनोवेटिव होनी चाहिए चीजें। कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल नहीं करनी है, सो आपको डोंट यूज और एनकरेज अदर्स टू यूज हार्श, डिस्प्रेजिंग या फिर डिस्करेजिंग वर्ड्स। तो आपको कोई भी गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है, चाहे वो इनडिसिप्लिन का ही माहौल हो रहा हो क्लास में, तो भी आप बीइंग अ टीचर आप गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे और आपको डिस्करेज भी नहीं करना है और ना ही दूसरे इंसान को एनकरेज करना है ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए। ओके, कोई भी ऐसा डिस्क्रिमिनेटरी वर्ड या प्रैक्टिस अगर क्लास में हुई है तो आप उसको बढ़ावा नहीं देंगे, उसको वहीं की वहीं उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे। और कोई भी भेदभाव जो है वो आसपास बच्चों के मतलब बच्चों के अंदर भी कई बार हो
जाता है ना कि अच्छा ठीक है कास्ट बेसिस पे हो गया या किसी और बेसिस पे हो गया, सो वो चीज ना हो, ये मेक श्योर करना आपका काम है। डोंट एनकरेज अनहेल्दी कंपैरिजंस एंड कॉम्पिटिशंस अमंग स्टूडेंट्स। जैसे कई बार क्या होता है कि मान लो एक स्कूल में दो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उसमें से भी कंपैरिजन आ जाता है टीचर्स में कि तेरी बहन तो ऐसी नहीं है, वो तो बहुत बढ़िया पढ़ती है, तेरा भाई तो बहुत अच्छा है पढ़ाई में, तू तेरे क्या हो गया। सो वो कंपैरिजंस जो है वो अनहेल्दी कंपैरिजंस या कंपटीशन आपको स्टूडेंट्स के बीच में नहीं रखने हैं, ओके, जो उनके लिए सही ना हो। उनको डिमीन नहीं करना है जिनकी पुअर परफॉर्मेंस हो, क्योंकि पुअर परफॉर्मेंस अगर उनकी है तो आपको उनको मोटिवेट करना है रादर देन उनको एम्बेरस करना या डिमीन करना, बिकॉज अगर आप एम्बेरस करेंगे तो हो सकता है बच्चा ड्रॉप आउट कर जाए और इतना एम्बेरस हो जाए चीजों से, हो सकता है वो इतना डिस्करेज हो जाए कि उसको लगे कि उससे कुछ नहीं होना, वो है ही नहीं इस चीज के लिए। सो वो चीज हमें नहीं करनी है, हमें अल्टरनेटिव स्कोप्स और ऑप्शंस ढूंढने हैं कि कैसे हम उनकी परफॉर्मेंस को और बेहतर कर सकते हैं। ठीक है जी। देन बात आती है मैनेजमेंट हमें करना है इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग को, कि इंडिविजुअल लर्निंग प्लान जो है वो भी हम बनाए, जो हम क्रिएटिव, जो हमारा क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल की बात करते हैं ना, उस दौरान भी हम बीएड में या डीएलएड जहां पे भी आप पढ़ेंगे वहां पे हम इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग की बात करते हैं कि हर एक बच्चे की इंडिविजुअल नीड्स के अकॉर्डिंग आप लर्निंग को मैनेज करें। ठीक है। देन बात आती है मैनेजमेंट ऑफ ग्रुप लर्निंग। ग्रुप लर्निंग आपको मैनेज करनी, ग्रुप लर्निंग मतलब ग्रुप में आप चीजों को सिखा रहे हैं। सो एक मेजर अचीवमेंट या मेन एडवांटेज जो है ग्रुप लर्निंग का क्या होता है इस अप्रोच का, कि ये यूज किया जाता है एक्सट्रीमली वाइड रेंज ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के लिए। सो आप बहुत सारी चीज, मतलब स्कोप काफी हो जाता है जब ग्रुप लर्निंग हो रही होती है, तो उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग और बहुत तरीके की स्किल्स जो है वो हम बच्चों में डेवलप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रुप लर्निंग। तो वो भी हमें मैनेज करके चलना है कि कहां कहां हम ग्रुप लर्निंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूजुअली ग्रुपिंग जब आप करते हैं, क्योंकि ग्रुप लर्निंग हो रही है तो ग्रुप्स तो बनाने पड़ेंगे ना, तो वो जो ग्रुप्स आपने बनाए हैं वो 4 तरीके से बन सकते हैं, और आप टाइम टू टाइम आपकी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग इनकी मतलब इनमें से ही ग्रुपिंग आप करेंगे। जैसे ग्रुपिंग बाय एबिलिटी, तो आपने ये डिसाइड कर लिया कि जो क्लास में हम रैंकिंग करते हैं ना, तो टॉप 4 बच्चे, उसके बाद अगले चार आपने क्या कर दिया, उनकी एबिलिटी के हिसाब से रैंकिंग कर दी। सो ये एक तरीके से होमोजीनियस ग्रुपिंग हो गई। एक आपने इंटरेस्ट के हिसाब से कर दी ग्रुपिंग, की जिसका जिसके साथ मन है ग्रुप बनाने का। एक आपने चॉइस के हिसाब से कर दी, या फिर रैंडम ग्रुपिंग कर दी आपने। रैंडम में तो आप किसी को भी ऐड कर सकते हैं ना, कि आपने एक इंटेलिजेंट डाल दिया, एक एवरेज बच्चा डाल दिया, एक पुअर परफॉर्मर डाल दिया, तो वो हेट्रोजीनियस ग्रुपिंग हो गई। या ये भी हो सकता है रैंडम ग्रुपिंग में कि हर एक बच्चे का अपना अलग अलग टैलेंट है, उनको आपने इंक्लूड कर दिया। सो वो अलग अलग तरीके हो सकते हैं ग्रुपिंग का, कि आपने इंटरेस्ट बेस पे ग्रुपिंग की है, बच्चों की चॉइस के हिसाब से की है, या रैंडम ग्रुपिंग की है। सो वो आपकी एक्टिविटी के ऊपर काफी हद तक डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके की ग्रुपिंग कर रहे हैं। सो ये मैनेज करके चलना भी एक बहुत बड़ा काम होता है। ओके। देन आता है टाइम और स्पेस की मैनेजमेंट। टाइम की मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी टाइम टेबल रिलेटेड इश्यूज होंगे ना, वो सारे के सारे मैनेजमेंट ऑफ टाइम में आ जाएंगे, कि आपका टाइम टेबल क्या है। मान लो 35 से 40 मिनट की क्लास है, लेकिन आपने लेक्चर इतना बड़ा प्रिपेयर कर लिया कि वो 1 घंटे से पहले खत्म ही नहीं हो रहा। सो वो टाइम को भी मैनेज करके चलना है। ठीक है। स्पेस मैनेज करके चलना है क्लासरूम का, जो हम एक्टिविटीज की बात करते हैं, या मान लो स्पेसिंग मतलब कैसे सिटिंग अरेंजमेंट होगा जो हम बात करते हैं। ठीक है। देन अगेन सिटिंग अरेंजमेंट इन एक्टिविटी बेस्ड क्लासरूम, कि अगर ये तो हमने स्पेस की बात की, ऊपर नॉर्मल की कैसे स्पेसिंग होगी, कैसे बेंचेस लगे होंगे। एक्टिविटी बेस्ड क्लासरूम अगर है, मान लो टीचर यहाँ पे खड़ा होकर डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, सो सीटिंग अरेंजमेंट कुछ इस तरीके का होना चाहिए कि सब बच्चों को अच्छे से दिखाई दे। ओके। ऐसा ना हो कि ऐसे सिटिंग अरेंजमेंट है और यहाँ खड़े होकर टीचर जो है वो कोई चीज डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहे, तो पीछे वालों को तो दिखेगा ही नहीं ना। सो हमें यहाँ पे लाइंस कम करके, रोज कम करके इस तरीके से बच्चों को बिठाना है कि उन सबको समझ आए। तो एक्टिविटी के दौरान किस तरीके की सिटिंग अरेंजमेंट रहेगा वो भी आपको ध्यान रखना है, मैनेज करना है। ओके। मैनेजमेंट फॉर मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स को मोटिवेट करके चलना है। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आप रिवॉर्ड्स कर दे सकते हैं, या आप उनको बता सकते हैं कि क्या क्या फायदे उनको होंगे, इंसेंटिव प्रोवाइड कर सकते हैं। सो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिनके थ्रू आपको बच्चों को मोटिवेटेड रखना है। स्पेसिफिकली आपको कोशिश करनी है कि आप इस तरीके से उनको मोटिवेट करें कि जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन आप दे रहे हैं वो एक लेवल पे कहीं ना कहीं इंट्रिंसिक मोटिवेशन में चेंज हो जाए। ओके। डिसिप्लिन मैनेजमेंट क्लास में बहुत जरूरी है। आप इनडिसिप्लिन की एक्टिविटीज देख रहे होंगे कि बच्चे लेट आते हैं, शोर मचा रहे हैं, अग्रेसिव हैं, डिसोबीडियंट हैं या डिसरिस्पेक्टफुल हैं।
प्लस चीटिंग वगैरह का कोई केस आ जाता है, तो ये कुछ एक एक्टिविटीज हैं जिनके थ्रू हम देख सकते हैं कि क्लासरूम में डिसिप्लिन है कि नहीं है। ओके, तो हमें इनडिसिप्लिन एक्टिविटीज जैसे लेट हो रहे हैं बच्चे, नॉइस कर रहे हैं, तो उस दौरान क्या क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं इन चीजों से बचने के लिए? तो बहुत सारी हो सकती हैं। आप टास्क ओरिएंटेड एटीट्यूड रखिए, यानी टास्क के मतलब आप बच्चों को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को उसमें इंक्लूड कर रहे हैं, तो अगर बच्चे एंगेज हैं तो वो शोर शराबा तो नहीं मचेगा, ठीक है। सो वो टास्क ओरिएंटेड चीजें हो गई। आप कॉन्फिडेंस को मैनिफेस्ट कीजिए। कई बार ये होता है कि बच्चे जो है वो पीछे से किसी ने कोई ऐसे ही रैंडम जोक क्रैक किया और वो आपस में ही हंसने लगे बहुत जोर जोर से, आप आगे पढ़ा रहे हैं। सो उस दौरान आपको पर्सनल अटैक की तरह नहीं लेना है इस चीज को कि आपके ऊपर ही हो रहा था, आप उसको एक नॉर्मल तरीके से लेके और फिर हैंडल करेंगे चीजों को। ओके, सो कई बार क्या हो जाता है, टीचर बहुत पर्सनल अटैक की तरह ले लेते हैं उस चीज को, जो कि कई बार मतलब जायज सा नजर आता है बीइंग अ टीचर, बट वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो इस लेवल का खुद को आपको बनाना पड़ेगा। प्रेज एंड अप्रिशिएट द स्टूडेंट्स, ये एक अच्छा तरीका हो सकता है। अवॉइड अननेसेसरी एम्बिग्यूटी, आप अननेसेसरी चीजों को अवॉइड करें, ठीक है। जब भी आप कोई रूल बना रहे हैं क्लास के लिए तो बच्चों के साथ डिस्कस कर लें, क्योंकि उनके वो डिस्कशन में इन्वॉल्व रहेंगे तो उनको ये तो रहेगा ना कि हाँ हमने ही तो रूल बनाया था, हम ही तोड़ेंगे तो क्या रहेगा, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशंस जो है वो मिनिमाइज करनी है आपको। कंफ्यूजन रिड्यूस करने, जब भी आप कोई असाइनमेंट या एक्टिविटी दे रहे हैं तो बच्चों को कोई कंफ्यूजन ना रहे जिसकी वजह से वो बोले कि हमें तो पता ही नहीं था या उनका असाइनमेंट या चीजें गलत हों। तो आपको अपने पॉइंट्स जो है बहुत क्लियर तरीके से रखने कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैनिफेस्ट कंसर्न्स फॉर द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स किस चीज से ज्यादा कंसर्न है वो भी चीजों का आपको ध्यान रखना है। कॉन्टेक्ट मेंटेन्ड रहे पूरे ग्रुप का, जब आप ग्रुप एक्टिविटीज करवा रहे हैं तो एक कॉर्डियल कॉन्टेक्ट जो है वो सबका बना रहे, ये ध्यान रखना है। रीजनल लिमिट्स में रहना है, रीजनेबल लिमिट्स में। रीजनेबल लिमिट्स में मतलब टीचर्स कई बार ओवर फ्रेंडली हो जाते हैं बच्चों के साथ, सो आप थोड़ा सा फ्रेंडली रहिए ताकि वो आपसे शेयर कर पाए चीजें, लेकिन बहुत ओवर फ्रेंडली वे में आपको आगे नहीं बढ़ना है। तो आपको ओवर फ्रेंडली नहीं रहना है, एक रीजनेबल लिमिट में जो है वो क्लासरूम में आपको बिहेव करना है। ओके, ओवरऑल टीचर का रोल एक मैनेजर का होता है। क्लासरूम मैनेजमेंट की जब भी बात आएगी तो ऑब्वियसली सबसे पहले टीचर का नाम आएगा कि वो कैसे मैनेज कर रहे हैं क्लास को, ठीक है। और टीचर की बात करेंगे तो उसमें एक राइट टू एजुकेशन एक्ट में बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहां टीचर की बात की गई। I'm sorry, तो बहुत जगह पे उन्होंने टीचर की बात की है। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का जो मैंने आपको करवा रखा है, मेक श्योर आप उसको देख लें और चीजों को यहाँ पर कोरिलेट करें जहां पर भी एक रोल ऑफ टीचर की बात आती है, ठीक है जी। सो आई होप आपको ये समझ आया हो। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।